क्या आपको पता है कि आज से 6 साल पहले लापता हुई मलेशियन फ्लाइट 370 को 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने के बाद भी नहीं ढूंढा जा सका है। और धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर खूनों का झरना बहता है। और सभी लोगों के आम सवाल कि क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि बरमूडा ट्रायंगल से होकर जाने वाले फ्लाइट ही गायब होते हैं। अगर आप शिप से जाओगे तो आपकी शिप और सामान वैसे ही रहेंगे जैसे आप उसे लेकर जाओगे, बस आप नहीं रहोगे उसे देखने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? तो लेकर आ गए हम कुछ और मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो बिना टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, 8 मई 2014 का समय था जब एक मलेशियन फ्लाइट 370 जिसे MS-370 कहा जाता था, हवा में उड़ते उड़ते कहां गायब हो गई आज तक किसी को पता नहीं चला। 239 लोगों को लेकर ये फ्लाइट आसमान में ही कहां गायब हो गई, ये बात पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गई थी। हुआ क्या था कि फ्लाइट नंबर MS-370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी और ठीक 49 मिनट बाद इस फ्लाइट का ट्रांसपाउंडर ऑफ हो गया। और आपको बता दें कि ATC उसी ट्रांसपाउंडर के जरिए फ्लाइट और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। और ट्रांसपाउंडर ऑफ कैसे हुई है आज तक पता नहीं चल पाया कि वो किसने किया, पर जिस किसी ने भी उस फ्लाइट का ट्रांसपाउंडर बंद किया वो जानता था कि ट्रांसपाउंडर के बंद होते ही विमान रडार के नजरों में नहीं आएगा। मलेशियन गवर्नमेंट के मुताबिक कुआलालंपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया था। उसके बाद भी फ्लाइट में करीब 7 घंटे उड़ने लायक ईंधन मौजूद था। तो हो सकता है कि कुआलालंपुर से साउथ वेस्ट की तरफ जिस जगह विमान सैटेलाइट के साथ आखिरी बार संपर्क में था वहाँ समंदर में कई ऐसे आइलैंड है जहाँ आबादी भी नहीं है और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की वहाँ गुप्त हवाई पट्टियाँ भी हैं। और MS-370 के पहिए कमजोर रनवे पर भी आसानी से उतारने लायक भी हैं। तो हो सकता है कि फ्लाइट को रडार की नजर से बचाकर ऐसे ही किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया होगा। मलेशियन गवर्नमेंट के मुताबिक था कि प्लेन हाईजैक करके किसी गुप्त जगह पर ले जाया गया होगा, पर हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यह प्लेन अगर हाईजैक हुआ होता तो इतने सालों बाद भी हाईजैक करने वाले दुनिया के सामने अपने डिमांड रखने क्यों नहीं आए। पूरी दुनिया के सारे अलग अलग देश इस बात को नहीं मानते थे कि प्लेन हाईजैक हुआ होगा, इसलिए दुनिया की 26 कंट्रीज ने इस प्लेन को ढूंढने में मदद करने लगे। और इतने सालों में प्लेन तो नहीं मिली, पर उन सारे कंट्रीज की अपनी अपनी थ्योरीज बन गई। किसी ने बताया कि प्लेन में विस्फोट हो गया होगा, तो किसी ने बताया कि प्लेन क्रैश होने के बाद प्लेन के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए होंगे। और इस प्लेन के गायब होने के लगभग 3 साल बाद 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद इन देशों ने प्लेन को सर्च करना बंद कर दिया है। पर आपको बता दें कि इंडियन ओशियन और साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे बीचेस हैं जहाँ पर प्लेन के कुछ पार्ट्स पाए गए हैं, लेकिन ये पार्ट्स MS-370 के हैं या नहीं इसको लेकर मलेशियन गवर्नमेंट ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। नंबर 4, हमारे आसपास की दुनिया में न जाने ऐसे कितने रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसी तरह मिस्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर न जाने कितने राज दफन है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ही रहस्य है मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतनखामेन की मौत, जिनकी मौत लगभग 3000 सालों पहले केवल 19 साल में हुई थी। और आपको जानकर काफी हैरानी होगी आज इतने सालों बाद भी तूतनखामेन की मौत को वैज्ञानिकों ने नहीं सुलझा पाया है। प्राचीन मिस्र में राजाओं को फराओ कहा जाता था, उन्हीं में से एक था तूतनखामेन, जिसको लोग टट कहकर भी बुलाते थे। तूतनखामेन ने मिस्र पर 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1324 ईसा पूर्व तक शासन किया और महज 19 वर्ष की उम्र में उसकी मौत हो गई थी, जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। आज से लगभग 100 साल पहले ब्रिटानी पुरातत्ववेत्ता हार्वर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की मौत को रहस्य को सुलझाने के लिए काफ़ी सालों तक रिसर्च करके कुछ तथ्य पेश किए हैं। वैली ऑफ किंग्स में मिस्र के प्राचीन राजाओं की मम्मी रखी गई है। हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में इन्हीं मम्मियों से एक मम्मी तूतनखामेन की खोज निकाली थी और इस मम्मी के साथ सोने और हाथी दांत से बने आभूषण भी मिले थे। हार्वर्ड कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब मैंने पहली बार तूतनखामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने तावीज़ पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम के सदस्यों ने तूतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म चाकू और तारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि सोने की पतली पतली परत जिस तरह सोने पर चढ़ाई जाती है, ठीक वैसे ही सोने की पतली पतली परत तूतनखामेन के चेहरे पर चढ़ाई गई थी, जिस वजह से वो एक मजबूत मास्क बन चुका था। और फिर काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के लिए 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को एक्सरे करने के लिए सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया है। वर्ष 1968 में हुए एक्सरे से पता चलता है कि हड्डी का टुकड़ा तूतनखामेन की खोपड़ी में धंसा हुआ है, जिससे यहाँ कहा जाने लगा कि 19 वर्षीय तूतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई होगी। पर सवाल अब ये आ जाता है कि कैसे हुआ होगा। इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों को अभी ढूंढना बाकी है। मिस्र देश को पूरी दुनिया में रहस्यों के लिए जाना जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ रात के वक्त पिरामिडों के आसपास मम्मी घूमती दिखती है। साथ ही यहाँ अजीब तरह के गाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। तूतनखामेन के बारे में भी यही कहा जाता है कि कई बार CT स्कैन और पोस्टमार्टम से गुजरने के बाद भी मिस्र के पिरामिडों के पास तूतनखामेन की आत्मा को घूमते हुए देखा गया है। मिस्ट्री नंबर 3 है अंटार्कटिका का टेलर ग्लेशियर।
क्योंकि इस ग्लेशियर से खून की तरह लाल पानी की एक झरना बहता है। सदियों से इस झरने से लाल रंग का ही पानी बहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस जगह यह झरना है वहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, लेकिन झरना फिर भी बहता रहता है। पहली बार सन 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ आने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहाँ तो खूनी वाटरफॉल गिर रहा है। उन्हें पहले लगा कि ये लाल रंग माइक्रोस्कोपिक लाल शैवाल की वजह से है, मगर साल 2003 में टेलर की शैवाल वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। नई रिसर्च में सामने आया था कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है, इसी वजह से यहाँ पानी का रंग लाल रंग का हो जाता है। कुछ लोगों ने इसे सच मान भी लिया, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं की शोध पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने 2 कदम आगे जाकर नया शोध किया। कोलोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी ने अपनी शोध में पाया कि पानी दरअसल एक बेहद विशालकाय तालाब से गिर रहा है और ये तालाब पिछले कई सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। पानी जैसे जैसे जमना शुरू करता है वो गर्मी छोड़ता है। यही गर्मी चारों तरफ जमी बर्फ को गर्म करती है। इस प्रक्रिया की वजह से इस झरने से लगातार पानी बहता रहता है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक विश्वास है कि यहाँ पर कोई आत्मा रहती है जो तापमान माइनस होने के बावजूद भी पानी बहाती रहती है और पानी का रंग खून जैसा कर देती है। पर वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के पानी के अंदर आयरन ऑक्साइड होता है जो हवा के संपर्क में आकर पानी को लाल बना देता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस जगह बर्फ के नीचे बहुत ही ज्यादा लोहे का भंडार है जो पानी को लाल रंग देती है। पर सच्चाई यह है कि समय के साथ वैज्ञानिकों की सिर्फ थ्योरी ही बदली है, ना कि यह झरना अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। मिस्ट्री नंबर 2, आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना तो जरूर होगा, अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही न तो जहाज मिलता है न ही उसके यात्री। और आपको बता दें कि पहली बार मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था और फिर 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह जहाज मिला। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में यह माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जब यह जहाज अटलांटिक महासागर में सुरक्षित और सामान जैसे पहले थे वैसे मिले तो डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने वाली बात साबित न हो सकी। और मैरी सेलेस्टी जहाज की तरह 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज यहाँ आकर गायब हो गया था। यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया और जब यहाँ मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। और अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू मेंबर के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। फिर बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज कहाँ खो गया कुछ पता नहीं चला। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम भी बिल्कुल साफ था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया आज तक किसी को समझ नहीं आया। और आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई हवाई जहाज़ों का भी कोई अता पता नहीं है। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डगलस DC-3 बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले कई जहाज़ों के नाम हैं। पर इसमें आपने एक बात नोटिस की कि पानी से होकर जाने वाले जहाज़ पर सिर्फ यात्री लापता होते हैं, उनकी जहाज़ और उनकी सामान कहीं और सुरक्षित मिलते हैं। पर हवाई जहाज़ों के साथ ठीक इसका उल्टा होता है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर जाने वाले जहाज़ों का कुछ पता ही नहीं चलता है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर जाने पर न तो जहाज़ मिलता है, न ही उसके यात्री और न ही उसके सामान। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने का कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज़ भटक जाते हैं। जहाज़ों के गायब होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज़ धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। अब यहाँ पर यह सवाल आ जाता है कि जब पानी का घनत्व कम हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ से जाने वाले जहाज़ ही डूबेंगे, फिर उसके ऊपर जाने वाले जहाज़ क्यों लापता होते हैं। सच क्या है इन जहाज़ों का गायब होने का? वैज्ञानिकों के पास अभी तक इसका जवाब नहीं है। जहाज़ों की गायब होने की एक थ्योरी यह है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है और एलियनों को बाहरी दुनिया से इंसानों का इस क्षेत्र में प्रवेश करना पसंद नहीं है, इसलिए वे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। मिस्ट्री नंबर 1 से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मिस्ट्री नंबर 1, दुनिया में बहुत से ऐसे रोमांचित चीज़ें हैं जिन्हें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या उसे इंसान बना सकते हैं। अगर उन्हें इंसान नहीं बना सकते तो फिर किसने बनाया होगा? हम इंसानों की माइंडसेट ऐसी हो गई है कि जो चीज़ें इंसान नहीं बना पाता उसे या तो नेचर ने बनाया है या फिर एलियंस ने। तो क्या सच में एलियंस होते हैं? हम सभी का यही सवाल है कि एलियंस क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो देखो, अगर हम वैज्ञानिकों की थ्योरीज को पढ़ें तो उससे यह पता चलता है कि आज से 10,000 साल ईसा से पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। एलियंस अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या यूं कहें कि फरिश्ते बन बैठे, क्योंकि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है।
हिस्ट्री चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिन वोन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदलकर रख दिया है, क्योंकि उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे और न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था, तो फिर इतना विशालकाय पिरामिड बना कैसे होगा। उनके अनुसार यह था कि हो सकता है कि इसे बनाने के लिए एलियंस ने इंसानों की मदद की होगी। इसको आप इस तरह से समझिए, चाइना के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में 20 साल लग गए और 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जब एक दीवार को बनाने में इतने साल लग गए और इतने लोगों की जान चली गई, तो इतना विशाल का पिरामिड कैसे बन गया। जबकि गीजा की पिरामिड्स तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी ज्यादा पुराना है। उस समय तो उतनी तकनीक भी नहीं विकसित हुई थी। फिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के बनाना इंसानों की बस की बात कैसे हो सकती है। और आपको बता दें कि इनमें से तो कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो इंसानों से 4-5 गुना बड़ी हैं। तो इतने बड़े पत्थर को 500 फीट ऊपर उस समय कैसे ले जाया गया होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन पिरामिड से ही एलियंस के होने के सबूत मिले हैं, कई बड़े ऐसे सबूत भी हैं जो एलियंस के होने की संभावना जताते हैं। जैसे सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले क्षेत्रों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात यूएफओ यानी उड़न तस्तरियों से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के मालस्टोम एयरफोर्स बेस पर हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक यूएफओ जहां परमाणु मिसाइलें रखी गई थी उनके ऊपर आई और मंडराने लगी। और यही घटना फिर ब्रिटेन की उन जगहों पर हुई जहां पर परमाणु मिसाइलें रखे हुए थे। ये यूएफओ उनके ऊपर आते या फिर मंडराने लगते। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हों, लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना कार्बन संरचना पर आधारित न हो, इसलिए हमें इनका पता नहीं चल पाता है। उनके कहने का मतलब यह था कि हो सकता है कि जैसे इंसान सोचते हैं एलियंस के बारे में, तो उनकी बनावट वैसी न हो सकता है कि वे कार्बन बेस्ड न हो, इसलिए हमारे बीच रहते हुए भी हमें उनका पता नहीं चल पाता है। तो आपकी क्या राय है एलियंस के बारे में, कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो